हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के सारे थ्योरी को हमने कर लिया था। प्रकाश के परावर्तन के टोटल चीज़ों को समझने के बाद अब जो है हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न उत्तर में जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स का तो आंसर अगर यदि हम कहें तो वो बुक में दिया रहता है और उसे आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यदि उसमें अति लघु और लघु प्रश्न की बात करें तो उसमें से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपको लिखने में। इसलिए हम अति लघु यानी अति लघु और लघु प्रश्न, वो भी किस चैप्टर का, प्रकाश के परावर्तन, जो मैंने थ्योरी में पढ़ा चुका है, ठीक है। और थ्योरी को पढ़ाने के बाद उसके कुछ प्रश्न उत्तर को जो है हम देख लेते हैं और प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से कर लेंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित हो सकती है। देखिए, अगर यदि हम 1 नंबर की बात करें अति लघु में अगर यदि हम 1 नंबर की बात करें, ये बुक है आपका भारती भवन का, और भारती भवन का आप अच्छे से इसमें क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और समझ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश की कितनी किरण परावर्तित हो सकती है। देखिए, समतल दर्पण पर एक का अगर यदि हम आंसर लिखने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा, बोल रहा है समतल दर्पण। आप जानते हैं समतल दर्पण कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये समतल दर्पण हुआ और इस समतल दर्पण में जब कोई प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी देखिए, एक प्रकाश है, जब हम डाला जाए, एक लंबवत डाला जाए, ठीक है, एक मान लिया जाए ये लंबवत डाला गया, तो आप ही बताइए जब ये लंबवत डाला गया तो जब वो प्रकाश आया वो उसी दिशा में लौट जाएगा। यानी आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी समतल दर्पण पर लंबवत कोई प्रकाश पड़ता है वो उसी दिशा में लौट जाता है। यह इस बात से हम कह सकते हैं कि एक प्रकाश को जब हम डालेंगे तो वो एक ही प्रकाश होते हुए क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगा, ठीक है। तो हम पहला आंसर क्या दे सकते हैं, जब यहाँ दिया गया क्वेश्चन कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण, जब एक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो कितनी परावर्तित किरणें होगी, तो एक ही परावर्तित किरणें होगी। जब एक ही चीज़ नीचे आएगा तो वो एक ही चीज़ ऊपर जाएगा ना, यानी कहने का मतलब एक प्रकाश को जब हम डालेंगे तो एक ही प्रकाश ऊपर है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर है हमारा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो सिंपल सा बात है, अभी हमने बताया किस प्रकार परावर्तित, यानी अगर यदि हम बात करें समतल दर्पण पर 90 डिग्री से गया, याद रखिएगा समतल दर्पण पर 90 डिग्री से गया, लेकिन जब वो लौटेगा उसी माध्यम में लौट जाएगा, यानी 0 डिग्री पे वो क्या होगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा। इसका जो 2 नंबर का आंसर होगा वो होगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा, ये लौट जाएगा, उसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा लौट जाएगा उसी दिशा में, उसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए, तीसरा नंबर जो है आपका आंसर, अगर यदि हम बात करें तीसरा नंबर का आंसर सिंपल सा है। क्या बोला गया है, किसी भी समतल दर्पण पर अभिलंब यानी सीधा अभिलंब जब जाता है तो वो कितनी डिग्री से लौटेगा। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि वो जो है जितना 90 डिग्री से आया तो वो उसी लाइन पर 0 डिग्री से वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी वो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, और ये जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप कंठस्थ कर लें, जो कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ये बहुत ही वीवीआई और ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, 2 नियम को अभी हम बताएंगे कौन कौन, आगे बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है। सिंपल सा बात है, समतल दर्पण आप जानते हैं इस बात से कि समतल दर्पण जो होता है, मान लिया जाए ये शीशा है, आप जो देख पा रहे हैं ये जो कैमरा है ये शीशा है, आपके जितना हम नज़दीक जाएंगे
उतना ही वस्तु जो आपको लगेगा कि वो उतना ही बड़ा बन रहा है। कहने का मतलब है उतना है। आप जैसे एक शीशा ले लें, जैसे कि एग्जांपल में ये शीशा ले लें, हम जितना दूर रहेंगे उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर यदि हम दर्पण ले लें, समतल दर्पण ले लें, हम जितना दूर में रहेंगे उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम इस बात से ये कहना चाहते हैं कि जब किसी भी समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है आपसे कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है। सिंपल सा बात है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका छठा नंबर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सिंपल सा बात है। जब आप गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, तो गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए, मान लिया जाए एक गोल बनाए, इसको हम दर्पण बनाए थे। कैसे दर्पण बनाए थे कि ये वाला भाग को कलई किए थे और ये वाला भाग को भी कलई किए थे और मुख्य अक्ष डाले थे क्या। जब इस मुख्य अक्ष को अगर यदि हम इसको ऐसे कर दें तो बताइए ये कौन सा दर्पण बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। ये कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण। और ये कौन सा बन गया, अवतल दर्पण बन गया। ये कौन सा बन गया, अवतल दर्पण बन गया। ये कौन सा बन गया, अवतल दर्पण बन गया। समझ में आ गया, ये कौन सा दर्पण बना। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जो कि सबसे पहला एक होता है कौन, एक उत्तल दर्पण। ये दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक जो है अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो ये 6 नंबर हो गया। अब 7वां नंबर जब हम चलते हैं, सातवां नंबर जो प्रश्न है वो है हमारा कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए, अगर यदि आप इसको फिगरेबल से बनाना चाहें, फिगर से बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। 7 का आंसर क्या होगा, यही हम बता रहे हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है, मान लिया जाए एक गोलीय दर्पण बनाए, एक क्या बनाए, गोलीय दर्पण बनाए। अब जानते हैं इसमें जब हम कलई करते हैं, क्या करते हैं, कलई करते हैं, तो ये दर्पण की तरह कार्य करेगा, ये दर्पण की तरह कार्य कर। अब बीच अगर यदि हम यहाँ से करें तो ये क्या कहलाएगा, ये मुख्य बिंदु कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। जब ये केंद्र कहलाएगा, इस बात से हमको ये पता चलता है कि जब ये केंद्र कहलाएगा तो ये एक्सिस कहलाएगा। गोलीय, यही ना पूछ रहा है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यही है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। अगर यदि हम इसको देखें तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब 8वां नंबर अगर यदि हम बात करें, इसमें एक पॉइंट दे दें तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए और बी हो गया तो ये आपका मुख्य अक्ष कौन हो गया, ए और बी हो गया। ठीक है। आगे समझते हैं अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। सिंपल सा बात है, अगर यदि हम देखना चाहें अवतल दर्पण के फोकस दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर यदि हम एक गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका कर्वेचर हुआ, सेंटर हुआ। सेंटर का आधा, अगर यदि हम कहें फोकस को डिफाइन करने की कोशिश करें, किसी भी दर्पण का किसी भी दर्पण पर अगर यदि हम बात करें उसके वक्रता त्रिज्या के फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, ये वाला हो गया। एक है जो 10वां नंबर है, उसको अगर यदि हम कहें 8 नंबर हुआ, 8 नंबर हो गया। और 9 नंबर अगर यदि हम देखें तो 9 नंबर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा,
वो 9 नंबर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसके वक्रता त्रिज्या में संबंध। आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। मतलब जो फोकस दूरी जो होगा वो जो है वो त्रिज्या का आधा होगा, यानी रेडियस का क्या होगा, आधा होगा। F इक्वल टू R/2, ठीक है। एक 10वां नंबर जो है ये आपका संबंध ये दर्शाता है। और 10वां नंबर की जब हम बात करते हैं, उस दर्पण का नाम बताएं जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। याद रखिएगा कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ तक जो है 10वां नंबर हो गया। पर को हम समझते हैं 10 नंबर तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जब हम 11 नंबर पे जाते हैं, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। देखिए आप जानते हैं, हम आपको बता भी चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जब कोई अवतल दर्पण बनाए, ठीक है, क्या बनाए, एक अवतल दर्पण बनाए, यहाँ से एक मुख्य अक्ष लिए और इस मुख्य अक्ष में क्या कहा गया है, 11 नंबर अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए। हम आपको बताए थे कि आभासी कहाँ बनेगा, मतलब जो है देखिए यहाँ आपका क्या होगा, सेंटर होगा और यहाँ क्या होगा, आपका फोकस होगा। यानी जब हम बात करते हैं इसका जो है आपका काल्पनिक, कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो आप जानते हैं फोकस और ध्रुव के बीच कोई भी वस्तु रहता है, ठीक है, कोई भी वस्तु रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से प्रकाश को डालते हैं, ठीक है, यहाँ से हम प्रकाश को डालें, यहाँ से यहाँ पर हम वस्तु को रखें, मान लिया जाए ये वस्तु यहाँ को रखें, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। आप जानते हैं ये जो बनेगा ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये आभासी इधर बना और ये इधर चल जाएगा। यानी इसका जो प्रतिबिंब बना वो किधर बना, कहाँ बना, मतलब जो दर्पण के पीछे। यानी हम कहें तो ये आभासी बना, क्या बना, आभासी बना। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। आपको पता चल गया, वस्तु का स्थान जो है फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए, ध्रुव के बीच। हम टोटल चीज़ें पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं, साइंस वाला जो प्रकाश के परावर्तन हम पढ़ाएं उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हम आपको बताएं कि ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया। फोकस और ध्रुव के बीच अगर यदि किसी भी वस्तु को हम रखते हैं तो याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब मतलब जो है कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 11 नंबर जो है कैसा बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, ध्यान समझिएगा। 12 नंबर जो है क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर जो आपका कह रहा है क्या कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। देखिए वक्रता, कोई भी एक अवतल दर्पण बना लिए यहाँ से यहाँ तक, अब इस पे जो हम कलई कर दिए, एक अवतल दर्पण बना, आपका ये वक्रता केंद्र है, यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ क्या है, फोकस है। बोल रहा है कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है। तो ये वस्तु कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा ना। तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब देखिए कोई भी वस्तु जो है वो फोकस से गुजरता है, तो ये वाला जो प्रतिबिंब बना, अब यहाँ से जो एक ये खिंचाएगा यहाँ तक आया, फिर ये जो है आपका कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। यानी ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर यदि हम किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आपका क्वेश्चन मतलब जो आंसर जो हो गया वो कितना नंबर, 12 नंबर का। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो सिंपल सा बात है, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 नंबर का क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे 13 नंबर हम क्या कहते हैं, 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है
कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को। सिंपल सा बात है, देखिए जब वस्तु की दूरी को हम किससे करते थे, पता है आपको, अवतल दर्पण में -u से, क्योंकि इसके कहाँ किधर है, बाईं ओर है और इसके दाईं ओर, यानी बाईं ओर जो है वस्तु का दूरी है, यानी वो क्या हो जाएगा, -u होगा। या अगर यदि हम कहें तो उसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। या अगर यदि हम इंग्लिश में कहें तो नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, 14 नंबर क्या है, 14 नंबर हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें तो देखिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ध्यान से समझिए, एक अवतल दर्पण बनाए, एक क्या बनाए, एक अवतल दर्पण बनाए, और इस अवतल दर्पण पर एक जो है क्या डाले, मुख्य अक्ष डाले, और मुख्य अक्ष डालने पर 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस, यहाँ देखिए फोकस है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है वस्तु जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इसका वक्रता केंद्र है, और ये यहाँ वस्तु यहाँ पर होना चाहिए। वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बने, देखिए यहाँ इसका वक्रता केंद्र है। हम जानते हैं जब भी वस्तु यहाँ रहता है तो यहाँ से कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। जब फोकस से होकर गुजरता है तो अब देखिए यहाँ से जो है कहाँ बनेगा, ये वाला, ये यहाँ से गुजरेगा, यानी ये यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ये यहाँ से जब गुजरेगा तो ये जो है वक्रता केंद्र और कहाँ, मतलब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो आपका जो 14 नंबर आंसर हो जाएगा तो वो अनंत पर बनेगा वस्तु से, लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। मतलब वक्रता केंद्र और किससे, वक्रता केंद्र और किससे बनेगा, वक्रता केंद्र और कहाँ बनेगा, अनंत के बीच। तो लिख दीजिएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि प्रतिबिंब वस्तु से, देखिए जब भी ये वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर वस्तु से कैसा, बड़ा बना। और जो बड़ा बनने के साथ साथ ये वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो आप जानते हैं इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। सिंपल सा बात है। यहाँ तक हो गया होगा आप लोग का कंप्लीट। 14 और 15 नंबर की जब हम बात करते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जो कि प्रतिबिंबकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आप सिंपल सा बात जानते हैं, 15 नंबर अभी तुरंत बताएं कि जब कोई भी अवतल दर्पण लिए, क्या लिए, एक अवतल दर्पण लिए और किसी भी अवतल दर्पण पर एक मुख्य अक्ष डालें, ये वक्रता केंद्र मान लिया जाए, और ये डालें कहाँ, ये आपका फोकस हो गया, ये वक्रता के। अब यहाँ से जो प्रतिबिंब डालें, मतलब जो वस्तु डालें, तो ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। और यहाँ से जो है एक और डालें तो यहाँ से ये कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से, यानी जो है ये वक्रता केंद्र के बराबर होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार बराबर। सिंपल सी बात, इसके बराबर ये होगा। कब, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो याद रखिएगा ये कहाँ रखना होगा वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब 16 नंबर की बात करते हैं। तो किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल सा बात है, आप ध्यान रखिएगा 16 नंबर में जो है उत्तल दर्पण में मात्र काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, उत्तल दर्पण में मात्र काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, मात्र काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हम समझते हैं। 17 नंबर क्या है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो सिंपल सा बात है, अभी हम बताएं आपको जस्ट उल्टा, किसी भी मतलब जो वास्तविक बना सकता है क्या उत्तल दर्पण, नहीं। वो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर, नहीं। 17 में क्या बताएं, वो खाली आभासी बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता। तो उत्तल दर्पण याद रखिएगा खाली आभासी बनाएगा, ना कि वो वास्तविक नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला है, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, हम आपको क्या बता चुके हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, जो माइनस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा कोई भी चीज़, चाहे वो फोकस हो या वक्रता केंद्र हो
या अगर यदि हम बात करते हैं फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, बस यही चीज़ है। और यू हो गया मतलब वस्तु की दूरी हो गया या प्रतिबिंब की दूरी हो गया। ये सब टोटल चीज़ अगर यदि माइनस में हो तो याद रखिएगा वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। लेकिन यही अगर यदि चीज़ पॉजिटिव में कोई भी चीज़ रह गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, या अगर ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हो गया, तो वो जो हो जाएगा कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 18 तक हम सॉल्व कर दिए, अब 19 की ओर हम चलते हैं। 19 क्या कहता है इसको समझिए। 19 जो है हमारा क्या कहता है? गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। सिंपल सा बात है, हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि दर्पण मतलब जो है दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई की अनुपात को, की अनुपात को, की अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। सिंपल सा बात है, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आपका 19 नंबर का जो है आंसर मिल चुका होगा। 20 नंबर की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर है आपका आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? उसका जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की अपेक्षा, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। बस इतना सा आंसर लिखना, उल्टा होता है। ठीक है, ये हो गया 20 नंबर। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर तो आप लोग खुद बना लेंगे, 21 नंबर हम छोड़ रहे हैं। 22 नंबर बताते हैं। 22 नंबर आप समझिए। 22 नंबर हम क्या बताएं? ये तो हम पहले भी हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, जो कि हम कहेंगे क्या लिखा हुआ है? उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखें। ये तो आप लोग को पता है। कितना नंबर क्वेश्चन है? उत्तल दर्पण का उपयोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्या है? ये जो है अगर यदि हम बात करें, ये जो है आपका साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? साइड मिरर। अब साइड मिरर क्या होता है इसको समझिएगा। साइड मिरर जब आप किसी भी मतलब जो गाड़ी में देखते होंगे, बगल में एक साइड में मिरर लगा होता है, तो वो क्या करता है? बड़े से बड़े चीज़ को छोटा करके दिखाता है। बड़े से बड़े चीज़ को छोटा करके, जैसे देखिए बहुत पीछे गाड़ी लगा रहता है, लेकिन सबको छोटा करके वो एक में दिखा देता है कि इतना गाड़ी पीछे लगा हुआ है। तो याद रखिएगा वो साइड मिरर के रूप में किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, जिसके ये तो आप लोग खुद बना लेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग को डेफिनेशन पिछले वीडियो में हम लिखा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। 22, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। मतलब समतल दर्पण आवर्धन m+1 का अर्थ है। m+1 का अर्थ क्या है? तो ध्यान से समझिए m+1 का अर्थ क्या है। कितना नंबर है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला जो आपका 25 नंबर है। तो ये 25 नंबर क्या कहता है कि समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ क्या है? ये जो है प्रतिबिंब के आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के क्या होता है? आकार के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या सी है, AC भी, तो किरण दिशा किस दिशा में परिवर्तित? सिंपल सा बात है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर आप लोग खुद से बनाएंगे, लेकिन जो है 27 नंबर हम बताते हैं कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोगों को लिखें। अगर आपको बताएं ना कि कोई भी चीज़ को मतलब बड़ा चीज़ को छोटा कौन करता था? उत्तल दर्पण। लेकिन छोटा चीज़ को बड़ा कौन करता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, छोटा चीज़ को बड़ा कौन करेगा? अवतल दर्पण। कैसे समझिए। कितना नंबर है? 27 नंबर ना। हाँ, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, देखिए दाढ़ी बनाने में आप दाढ़ी जो बनाते हैं वो छोटा छोटा होता है, लेकिन उसको बड़ा करके देखना किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। याद रखिएगा, तो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। मतलब जो है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, ठीक है। यहाँ तक जो है आपका जो है लघु जो है करीब करीब आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ख़त्म हो गया। अब जो है अगले वीडियो में आप जो है देखेंगे
कि मतलब अति लघु तो ख़त्म हो गया, लघु बच गया है, उसको जो है लघु हम करवाएंगे, उसको आप अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये टोटल सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।